Learning the Vedas by tongue, ear and mind. तो सबसे पहले ये कैसे तय करें कि इतने ग्रेट लेसन्स वो भी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए इतने सालों से जो थे वो अनकरप्टेड कैसे रहे और जबकि इस लैंग्वेज के, आपकी लैंग्वेज के पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे सिर्फ चूजन्स वन, मतलब जो कुछ गिने चुने लोगों को ही चूज किया जाता था और उन्हें ये सैक्रेड नॉलेज दिया जाता था काफी एक इंटेंस ट्रेनिंग के बाद। तो यही किया जो वैदिक सीकर्स थे, उन लोगों ने यही किया कि एक अल्टीमेट कोचिंग क्लास की है जिसका नाम था वैदिक गुरुकुल। और इसके मेन फीचर्स थे द मोस्ट स्ट्रिंजेंट एडमिशन प्रोसेस। तो गुरुकुल की एंट्रेंस टेस्ट कुछ इस तरीके से जो कि काफी टफ थी और ट्रांसपेरेंट थी, और गुरुज खुद एक एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंटरव्यू करते थे, एग्जामिन करते थे और उनको एक अंदर देखते थे कि वो कितने कैपेबल है। और एक बोनस पॉइंट था कि वो लोग ज्यादातर क्यूरियस और क्वेश्चन माइंड्स को प्रीफर करते थे। लोड्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑन गुरुकुल स्टूडेंट्स। तो जो गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो 12 साल के लिए वही रहते थे फिर, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें फिर 12 साल के बाद ही मिल सकते थे। जो उनके माता पिता थे वो उन्हें गुरुकुल में एक बार लड़के को अपने डाल दिया तो वो फिर उसके 12 साल बाद ही उन्हें मिल सकते थे। और गुरुकुल में जाने के बाद लड़के लोग पढ़ाई के साथ जो गुरु की पत्नी थी उनकी मदद करते थे, हाथ बटाते थे, खेतों से सब्जियां लाना, जैसे कि गायों का दूध निकालना या जंगलों से लकड़ी लाना। और जब वो इन सब चीजों से, ये सब चीजों के साथ वो पढ़ाई भी करते थे। और जब एक गुरुकुल के अंदर एक स्टूडेंट आता था, जब जो रॉ स्टूडेंट आता था, जब वो 12 साल के बाद निकलता था वो काफी एक वेल डिसिप्लिन्ड और एक मैनर्ड लड़का बन जाता था। एक लड़का जिसे कुछ नहीं आता था और फिर वो 12 सालों के लिए गुरुकुल जाता है और वो 12 साल वही रहता है। और वो जब गुरुकुल को छोड़ता है जब 12 सालों के बाद, तब वो एक कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्म मैन बन जाता है। वो एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ मैनर, वेल डिसिप्लिन आदमी बन जाता है। और वो एक अभी लॉजिकली सोचने लगता है और वो किसी भी फैक्ट्स को रिफ्यूज कर देता है जब तक वो पूरी तरह उसे एग्जामिनिंग और क्वेश्चनिंग नहीं करता है। तो ज्यादातर गुरुज जो थे वो 12 स्टूडेंट्स ही लेते थे, 12 स्टूडेंट्स ही लेते थे या उससे ज्यादा नहीं लेते, ना लेना प्रीफर कर देते, क्योंकि उनका ये ऐसा कहना था कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस कर सके। और जहाँ तक फीस की बात थी तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम फ्री था। और जो गुरुज थे उन्हें उन्हें ही स्टूडेंट्स के जो शिष्य थे उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, रहने की और सोने की। और मोस्ट ऑफ द वो क्यों सेंस करते ये बात कि वो 12 स्टूडेंट्स ही लेते थे या उससे ज़्यादा नहीं लेते थे, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशन उनका हियरिंग पे था या मतलब सुनने पे था। तो उनका ऐसा मानना था कि वो एक एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से ये दे टाइम दे सकते या वक्त दे सकते या वो अच्छे से एक स्टूडेंट को बना सकते थे। इसलिए स्मॉल साइजेस क्लासेस मैटर करती, क्रिएटिंग अ राइट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो गुरुकुल्स में ना ही तो एसी क्लासरूम्स थे और ना ही स्मार्ट क्लासरूम थे, बल्कि गुरुकुल्स ऐसी जगहों पे लोकेटेड करते थे जहाँ वर्जिन फॉरेस्ट होता था। जो वर्जिन फॉरेस्ट होता था ज्यादातर गुरुकुल्स वहीं पे लोकेट करते थे, या वो वैसा उनका प्रीफर मानना था। और सिटी के और विलेजेस के शोर शराबे से दूर कहीं वर्जिन फॉरेस्ट में गुरुकुल्स होते थे। और वो ज्यादातर प्रकृति के बीच में होते थे, क्लासेस ज्यादातर प्रकृति के बीच में नेचर के साथ एक होकर क्लासेस ज्यादातर, और नेचर को बदलते हुए देखना और इस वास्ट यूनिवर्स के साथ वननेस फील करके पढ़ाई करना, ये सर ज्यादातर ये था गुरुकुल का प्रोसेस पढ़ाई करने। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी था कि जो वेदास में जो लिखे थे, जो शब्द थे, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो साउंड्स थे या एक फ्रीक्वेंसी थे, जो टोन थी वो काफी मायने रखती थी। क्योंकि वो जो ये शब्दों में जो पावर्स होती थी वो काफी क्रिटिकल्स होते थे। इसलिए कोई भी किसी को भी ऐसे कुछ भी वर्सेस जो थे
वेदास के, वो कोई भी ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता था बिना गुरु के, कोई भी उसे ऐसे रिटेन नहीं कर सकता या कोई सीख, जब तक आपको कोई सिखाता नहीं था अच्छे तरीके से आप उसे रिसाइट नहीं कर सकते। तो वेदास का जो सिलेबस होता था वो हर एक सिलेबस एक तरीके से, एक वे से बोला जाता था, एक पर उनके एक नोट पे, एक स्केल पे ही बोला जाता था, एक निश्चित समय में ही उसे बोला जाना चाहिए था। पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, सो द जो स्टूडेंट्स थे उनकी मेमोरी काफ़ी पावरफुल रहनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक ही ज़रिया था, क्योंकि ये जनरेशन में आगे पास होने वाली थी ये चीज़ें वर्सेस, या और इन्हें कहीं लिखा नहीं गया था। जब तक इन्हें लिखा नहीं गया था तब तक इन्हें मेमोरी टू मेमोरी ही ट्रांसफ़र करना पड़ता था। इसलिए इसे सीखना अच्छे तरीके से और मेमोरी मेमोरी अच्छी होना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। और जो स्टूडेंट्स थे गुरुकुल के उन्हें सिखाया जाता था, अलग अलग स्टाइल्स सिखाए जाते थे चांट्स करने के, मतलब मंत्र जाप करने के, उच्चार करने के, जो वर्सेस थे, जो श्लोक्स थे, उन्हें बोलने के लिए अलग अलग तरीके के उनको स्टाइल्स या ढंग सिखाए जाते थे, जिनसे जिन्हें उन्हें जिनकी वजह से उन्हें वो याद रहे वो मंत्र। तो मंत्र चैंटिंग करने के दो स्टाइल्स थे, एक थी प्रकृति और एक थी विकृति। तो जो मंत्रस का था वो उनका एक पैटर्न होता था, जैसे कि 2 1 3 2 ऐसे तरीके से पैटर्न्स होते थे प्रकृति और विकृति स्टाइल के। तो आप सबसे पहले हम लोग एक काम करते, मंत्र की जगह एक कोई भी एक सॉन्ग लेते, जैसे वर्ल्ड मोस्ट फेमस सॉन्ग हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र को कैसे ही वो लोग याद रखते थे। जो मंत्र हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये सीक्वेंस है, तो वो उन्हें जैसे टू, सो तो मेथड वन था समिता पटा, जहाँ पे आप जो सॉन्ग है उसको नॉर्मली गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेथड टू था जो कि था क्रमा पठा, क्रमा पठा, जिसे आप एक पेयर्स में गाते हो, 1 2 2 3 3 4 ऐसे कुछ पेयर्स में आप मंत्र को गाते हो। तो जब हम उन्हें पेयर्स में गाते थे या कुछ उन पैटर्न्स में गाते थे, तो वो कुछ ऐसे सिंग होता था कि टू हैप्पी यू बर्थडे, ऐसा कुछ होता था, या जिस तरीके से सीक्वेंस होता था वो वैसा होता था। और विकृति स्टाइल्स में भी कुछ मेथड्स होते थे। मेथड वन था कि जटापद, यहाँ पर भी पैटर्न्स होते थे, जैसे 1 2 2 1 ऐसे कुछ पैटर्न्स होते थे। और यहाँ पे भी एक मेथड टू था जिसका नाम था घना पथा। तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन करके पढ़ने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जब आप अगर कुछ रॉन्ग हो जाता था, तो वो उस पैटर्न के थ्रू उसे वापस आँखें बंद करके उसे पैटर्न में ला के वो चेक कर सकते थे कि कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ पे वो उन्हें सुधार करना है, इसके लिए। अगर उन मंत्रों को आप अगर सही तरीके से नहीं बोलोगे, तो वो अपने आप आपके माइंड में आपको पता चल जाएगा कि वो गलत बोला गया है। ऑटो फोकस, ऑटो पायलट में आपको पता चल जाएगा कि वो गलत बोला है, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा था। फिर आप उसे फिर से चेक कर सकते हो, आंखें बंद करके उस पैटर्न को दोहरा के आप फिर से वो उसे सही तरीके से बोल सकते हो, जो सही पैटर्न में बोल सकते हो जिसमें वो मंत्र बोला गया है। और इससे एक और चीज़ थी और एक फ़ायदा था कि आप अंदर से काफ़ी अवेयर हो जाते हो, ना कि बाहर से, आप अंदर से काफ़ी अवेयर हो जाते हो। आपका माइंड काफ़ी स्टिल हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है वो मंत्रस की चैंटिंग के वजह से। और एक स्थिर दिमाग को हासिल करना एक सबसे मुश्किल चीज़ होती है, या हार्डेस्ट चीज़ होती है, एक स्टिल माइंड। और जो वैदिक सीकर्स थे, वो उनका ऐसा मानना था कि ये वो वही फर्स्ट स्टेप है जिससे आप खुद को असली में जानते हो, रियली रियली हु यू आर, मतलब आप कौन हो इससे आप जानते हो, फर्स्ट यही फर्स्ट स्टेप थे, जो वैदिक सीकर्स लोग भी बोलते हैं। फाइंडिंग द मोस्ट पावरफुल मोस्ट डिवाइन पार्ट ऑफ योरसेल्फ, मतलब खुद का सबसे शक्तिशाली और खुद का सबसे दिव्य रूप देखने का, यही एक फर्स्ट स्टेप है। इसकी मदद से आप कोई भी गोल एक अचीव कर सकते हो, जब आपका माइंड एक लेजर शार्प फोकस हो जाता है, जब वो आप मंत्र चैंटिंग करते हो उसके वजह से, या जो पैटर्न